हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री और इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तक आपको सेशन उपलब्ध करवा दिया गया था। चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू सेशन हमने नहीं किया था, है ना। टाइम का थोड़ा इशू के कारण और थोड़ी तबीयत भी नासाज थी, जिसके कारण से ये एमसीक्यू का सेशन आपका छूटा है। तो हम क्लास चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इन दोनों का एमसीक्यू को एक अलग सेशन में लेके आने वाले हैं। आज का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी समझ को डेवलप करने के लिए, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है रेगुलर। अभी आपको पता चलेगा इसमें से कौन ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। आपके जो भी दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और अगर कोई आपका दोस्त कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरी बुक ले लो और उसे पढ़ जाओ, रट जाओ, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कितना बेसिक फैक्ट्स यहां से निकल के आता है और बार बार सवाल यहां से पूछा जाता है और मैक्सिमम लोगों का सवाल गलत होता है अगर वो एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाते हैं। तो मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसे बार बार रिवाइज करने का जरूरत है इस चैप्टर से संबंधित। आइए इसे शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे फटाफट से शेयर कर दें और बने रहें हमारे सेशन के साथ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हम जो भी सेशन लेके आते हैं आपके लिए वो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहां जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर, ये आपका जेट, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी में बराबर रूप से ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिल्कुल आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, अभी आपको बहुत कुछ तथ्य यहां से जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। और उम्मीद है कि आप क्लास 6 का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए होंगे और ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 है जिसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देखिए। प्रत्येक चैप्टर के साथ आपको एमसीक्यू उपलब्ध करवाया गया है और इस क्लास का चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का एमसीक्यू हम एक साथ देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से राज्य का उत्थान हुआ, कितने राज्यों का पतन हो गया, कौन सामंत कहां पर थे, दक्षिण भारत में सामंतों को क्या कहा जाता था, ये सब हमने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समाज में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा था। अलग अलग जगह पे जब अलग अलग राज्य थे तो वहां पर कला, दस्तकारी, ये सब किस नए नए प्रकार से फल फूल रहा था। दस्तकारी, चित्रकारी जो हमने देखा, जैसे कि कंपनी काल में हमने कंपनी पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ा आधुनिक भारत वाले सेशन में, है ना। तो उस तरीके का जो कला का अलग अलग रूप होता है, कोई भी समाज होता है तो उसके पास अपने मनोरंजन के कुछ साधन होते हैं जिसमें वहां का लोकगीत होता है। उसी तरीके से चित्रकारी भी एक साधन था। आप यहाँ चित्रकारी कुछ देख पा रहे होंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई पशु प्रेमी है तो वो पशु का चित्र बनाता है, अगर कोई बहुत वैचारिक टाइप का है तो वो भगवान का चित्र बनाएगा, अगर कोई समाज से जुड़ा हुआ आदमी है तो वो समाज को अपने चित्र में दर्शाएगा, है ना। अगर कोई और शिकारी, उसके मन में शिकार का दृश्य घूम रहा है तो वो शिकार करता हुआ चित्र बनाता था। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की कला, अलग अलग प्रकार की दस्तकारी, है ना, ये समाज में डेवलप हो रही थी। अब क्योंकि समाज हर जगह पे एक जैसा तो था नहीं, इसीलिए अलग अलग प्रकार के समाज हुए तो अलग अलग तरीके का कला, अलग अलग तरीके की दस्तकारी, अलग अलग प्रकार का समाज डेवलप होता है। लेकिन इन समाजों का विकास कैसे होता है और क्यों होता है, हम इस पे अभी बात करते हैं। अपनी समझ को डेवलप करते हुए चलेंगे और सेशन पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और जो आपसे सवाल पूछा जाए कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, क्योंकि हमारा मोटिवेशन वही है ना। तो समाज जो है ये वर्ण के नियमानुसार पहले से ही बटा हुआ था। आपको पता है कि जो हमारा समाज है ये 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण क्योंकि टॉप पोजीशन होल्ड करते थे इस समाज में, तो ब्राह्मण जो नियम बनाए थे उसके अनुसार से ये समाज चल रहा था। और जो राजा होते थे, बड़े बड़े राजा होते थे, वो भी इन ब्राह्मणों का समर्थन देते थे, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक अनकहा समझौता था। ब्राह्मण सपोर्ट करता था क्षत्रिय को, क्षत्रिय सपोर्ट करता था ब्राह्मण को। ये एक अनकहा बॉन्ड था। इस पे ये और उसी पर समाज आधारित था। ये दोनों वर्ग जो थे समाज पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए थे। इसके कारण से क्या होता है कि समाज में असमानता फैलती है।
सबसे ऊपर ब्राह्मण आ गया और ब्राह्मण के बराबरी में क्षत्रिय आ गए। अगर बराबरी न बोला जाए तो ब्राह्मण से एक पायदान नीचे क्षत्रिय थे और ये दोनों पूरे बड़े समाज को होल्ड करते थे, जिसके कारण से समाज में असमानता फैली, ऊंच नीच, अमीर गरीब, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत ज्यादा अमीर हो जाते थे। वैश्य और शूद्र की थोड़ी गरीब वाली हालत होती थी, क्योंकि वैश्य जितना अपना व्यापार से कमाता था उसका अधिकांश उसे टैक्स में देना पड़ता था, है ना। तो इस प्रकार से ऊंच नीच और गरीब अमीर का खाई जो है वो समाज में बना हुआ था। लेकिन जैसे ही दिल्ली में मुगल काल का आगमन होता है या सल्तनत काल का आगमन होता है दिल्ली में, वैसे ही ये और ज्यादा जटिल हो गया ये समाज। ठीक है, हालांकि इस्लाम धर्म ये कहता है कि वो ऊंच नीच को नहीं मानता, है ना, ये कहता है, लेकिन उसमें भी जो शासक वर्ग थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे, जो प्रजा थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी। ये स्थिति हमें पिछले चैप्टर में देखने को मिलता है जब हमने आपको सल्तनत और मुगल काल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा सामाजिक विभाजन किस तरीके से था उस समय पे, है ना। अब इसमें हम जब विभिन्न समाजों के बारे में हमें जानकारी मिल गई तो हम अब पढ़ेंगे जनजातीय समाज के बारे में, है ना। बहुत ऐसे समाज थे उस समय पर जो कि ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए सामाजिक नियम और कर्मकांड को नहीं मानते थे, है ना। वे कई असमान वर्गों में भी विभाजित थे और ब्राह्मण के कर्मकांड को नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो ब्राह्मण के धर्म को भी नहीं मान रहा है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस वाले पायदान को नहीं मान रहा है। उन्हें कहा जाता था जनजाति। जनजाति को अगर आपको समझना हो तो कौन? आदिवासी। आदिवासी किसे कहेंगे? जो आदिकाल से, जो प्रारंभ से किसी क्षेत्र में रह रहा हो उसे आदिवासी कहा जाता है। तो उन्हें ब्राह्मण लोग जनजाति कहना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक, देखिए, जनजाति की कुछ विशेषताएं यहां पर बताई जा रही है, इसे ध्यान से सुनते चलेंगे। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो इसे नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि एक एक लाइन से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक जनजाति जो है ये नातेदारी के बंधन से जुड़ी हुई थी। प्रत्येक जनजाति, नातेदारी क्या होता है? प्रत्येक आदमी का किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता निकल के आता था। ठीक है, तो ये जनजाति समाज की विशेषता थी कि वो हर एक से नातेदारी के बंधन से जुड़े हुए थे। ये जनजातियां खेती से अपना जीविकापार्जन करती थी, साथ ही साथ कुछ लोग शिकारी संग्राहक का भी काम करते थे, है ना। प्रायः जनजाति क्या करते थे? अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों से अपना काम चलाते थे। आज भी आप बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे जो वनों पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। उन्हीं को जनजाति कहा गया, उन्हीं को आदिवासी कहा गया, है ना। तो इसी में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो खानाबदोश की जिंदगी जीते थे। खानाबदोश क्या हुआ? वो किसी एक स्थान पर रुक कर नहीं रहते थे, है ना। जनजातियों की इन विशेषताओं को नोट करते हुए चलेंगे। कुछ जनजातियां, प्रत्येक नहीं, प्रत्येक में नातेदारी है और कुछ जनजातियां हैं जो खानाबदोश की जिंदगी जीते थे। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से, देखिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं, संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। उनका अगर मान लीजिए कि ये क्षेत्र है चारागाह के रूप में, तो यहां किसी एक कुल का, एक आदमी का कब्जा नहीं होता था, ये पूरे जनजातीय समाज का ये होता था, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि भूमि और चरागाह प्रत्येक व्यक्ति का जनजातीय समाज में निजी मामला होता था? नहीं, वो संयुक्त होता था, पूरे समाज का होता था। ठीक है, और ये जनजातीय समाज जो है खुद के बनाए गए नियम पर इनका काम चलता था, इसीलिए ये ब्राह्मणों के नियम को नहीं मानते थे और ब्राह्मणों के नियम को नहीं मानने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया? जनजाति कहा गया। ये याद रखेंगे। ठीक है, जो जो विशेषताएं एनसीईआरटी में बताई गई है इसे एज इट इज हमें रट लेना है। ठीक है, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज से भी इनका टकराव होता रहा था, लेकिन अब एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो जनजाति हो या फिर वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाला आदमी हो। ब्राह्मण धर्म का मतलब हिंदू धर्म जो आज कहलाता है, ये ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ठीक है, तो इसे किसी अदर वे में नहीं लेना है, अपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है हमें, है ना। पढ़ाई जब कीजिए तो बिल्कुल रैशनल, बिल्कुल बौद्धिक तरीके से करिए, दिमाग को खोल के करिए। दिमाग को नैरो करके अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरा रह जाएगा और फिर आप हर चीज में नेगेटिव ढूंढने लगेंगे। नेगेटिविटी से बचना है, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना है। ठीक है, तो भले ही उनका जनजातियों का टकराव होता रहा था ब्राह्मण धर्म के लोगों से, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे पर विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर रहते थे। मान लीजिए कि वन पर आधारित कोई उत्पाद की जरूरत है किसी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को या शूद्र को, तो वो किनसे लेंगे? वो लेंगे जनजातियों से, क्योंकि
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कौन करते थे? जनजाति करते थे। उन्हें उनकी समझ थी, उनके पास वो संसाधन मौजूद था, है ना? तो एक दूसरे पर इनकी निर्भरता भी बनी रही थी। अब हम देखते हैं कि जनजातीय लोग थे कौन? जनजातीय लोग अन्य लोगों की तरह कभी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ये लिखित दस्तावेज आना कब शुरू होता है समाज में? जब अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो जाता है, तब से ये लिखित दस्तावेज प्रारंभ होता है, वरना उसके पहले ज्यादातर लोग दस्तावेज नहीं रखते थे, है ना? समृद्ध रीति रिवाज और इनका जो काम था वो मौखिक तरीके से चलता था। इनकी परंपराएं मौखिक तरीके से चलती थी, और जैसे कोई नई पीढ़ी आई तो इनकी परंपराएं एक अलग रूप में, एक बदली हुई रूप में अपनी नई पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंप दिया जाता था, है ना? मौखिक चीजें हैं तो वो समय के साथ बदलते रहती थी। अब कुछ जनजातियों का नाम बताया जा रहा है, उनका वर्चस्व किस एरिया में था ये बताया जा रहा है। इसे जरूर नोट करते हुए चलेंगे, और अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को 4 से 5 बार देखेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। मैं बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है? तो यहां नाम है पहला खोखर जनजाति। खोखर जनजाति कहां पर रहती थी? पंजाब में। 13वीं 14वीं शताब्दी के समय पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था पंजाब वाले एरिया में, और खोखर जनजाति को प्रतिस्थापित किया किसने? गक्खर जनजाति ने। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए खोखर जनजाति और गक्खर जनजाति, इनका प्रभाव कहां पर था? तो पंजाब वाले एरिया में था, है ना? फिर देखते हैं कि अकबर जो है, मुगल बादशाह अकबर, इसने गक्खर जनजाति का सरदार यानी गक्खर जनजाति का मुखिया कमाल खान गक्खर को अपना मनसबदार बनाया था। मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से बताया गया है, आप उसे जाके जरूर देखेंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 क्लास 7। तो कमाल खान गक्खर को मनसबदारी दिया गया किस मुगल सम्राट के काल में? अकबर के काल में, ये याद रखेंगे। उसके बाद लंगाह नामक जनजाति, जिसका प्रभाव होता है मुल्तान के एरिया में, और अरघुन नामक जनजाति, जिनका प्रभाव था सिंध वाले एरिया में। आपको मैच करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा आने वाला है एमसीक्यू का, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, रेडी रहिए उसके लिए, ठीक है? तो मुल्तान में किस जनजाति का प्रभाव था? लंगाह नामक जनजाति का। और सिंध में प्रभाव किसका था? अरघुन नामक जनजाति का, ठीक है? फिर उत्तर पश्चिम में एक जनजाति को हम लोग देखेंगे। उत्तर पश्चिम में एक जनजाति थी बलोच। आइए पहले इसे हम लोग मैप में क्लियर करते हैं। उत्तर पश्चिम कहने का क्या मतलब है? देखिए ये वाला एरिया, ये हो गया उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, और ये हो गया पश्चिम। तो इधर उत्तर पश्चिम, यहां पर बलोच था, जो आज बलूचिस्तान कहलाया, है ना? मैप के थ्रू भी याद करते हुए चलेंगे, नहीं होता है तो एक मैप आप बना लीजिए, और इतिहास के नजरिए से उसमें आप मार्क कर सकते हैं कि किस जनजाति का प्रभाव कहां था। तो देखिए गक्खर जनजाति यहां पर है पंजाब वाले एरिया में, खोखर जनजाति भी इसी एरिया में है। लंगाह जनजाति, देखिए अभी मैंने बताया आपको, लंगाह जनजाति कहां पे था? मुल्तान में। अरघुन जनजाति कहां पे था? सिंध में। बलोच यहां पर हो गए, जो आज बलूचिस्तान है, ठीक है? फिर देखिए भील जनजाति इस क्षेत्र में पाया जा रहा है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चेर जनजाति, जो कि झारखंड बिहार वाले एरिया में इनका प्रभाव था। संताल जनजाति, जो कि झारखंड बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल इस वाले एरिया में पाए जाते थे। देखिए इधर खासी जनजाति के बारे में है। नागा जनजाति, जो आज नागालैंड में है। अहोम जनजाति, जो कि असम वाले एरिया में आज है। यहाँ देखिए गोंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना? तो इतनी जनजातियों का नाम जो है यहाँ दिया हुआ है मैप में। मैप आप याद कर लेंगे, मैप को चिपका लीजिए बना के अपने स्टडी टेबल के सामने, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है बादागस, मारवाड़, है ना, ये सब किस एरिया में रहने वाले थे? कोरोगा, ये जनजातियों का नाम देके पूछा जा सकता है कि ये किस एरिया में पाए जाते थे। तो जो ऊपर में अभी 3 जनजातियों का नाम बताया गया, उसके अलावा ये जो जनजाति थे छोटे छोटे कुलों में विभाजित होते थे, है ना? प्रत्येक कुल में एक परिवार का कुल होता था। देखिए यहाँ एक ही पूर्वज से जिनकी संतान उत्पन्न है, मान लीजिए एक कोई आदमी है, इसके 4 बेटे हैं, मान लीजिए 4 बेटे हैं, इसके हुए 4 बेटे, इसके हुए 4 बेटे, इसके हुए 4 बेटे, और इसके हुए 4 बेटे, ठीक है? तो ये सभी जो हैं वो एक कुल के होते थे, क्योंकि एक ही पूर्वज से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसी को कुल कहा जाता था। आप जानते होंगे अभी भी हमारे समाज में ये कुल जो है बहुत मान्यता प्राप्त एक संस्था है ना? पश्चिम हिमालय में एक जनजाति रहती थी जिसे गरेड़िया कहते थे, पश्चिम हिमालय में, ठीक है? उत्तर पूर्वी भाग में, जो कि अभी नागा हमने बताया, अहोम हमने बताया आपको मैप में, ये कहां रहते थे? उत्तर पूर्वी भाग में। फिर हम देखते हैं बिहार एवं झारखंड वाले एरिया में चेर जनजाति का प्रभाव देखते हैं। चेर जनजाति बहुत शक्तिशाली जनजाति थी, है ना? 12वीं सदी में इनका उदय हुआ था।
अकबर का सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया। जब आप झारखंड के जीएस में जब आप चेर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको ये सब डिटेल में मिलता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चेर जनजाति पर मुगल सम्राट अकबर के किस सेनापति ने आक्रमण किया, तो वो था राजा मान सिंह। इसने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, लेकिन उनको अपने अधीन नहीं रख सका। तो चेर किस मुगल शासक के काल में मुगल साम्राज्य के अधीन हो गए, तो वो राजा था औरंगजेब। औरंगजेब के काल में चेर लोग जो हैं वो मुगल साम्राज्य के अधीन हो गए। ठीक है, फिर है मुंडा और संथाल, जो कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड, बिहार इस वाले एरिया में पाए जाते थे। तो आपसे जनजातियों का नाम देके आपसे पूछ लेगा कि इनका प्रभाव क्षेत्र कौन सा था। कुछ और है, जैसे कर्नाटक में आपको मिलेगा कोली, महाराष्ट्र में मिलेगा बेराद, है ना। कोली लोग गुजरात में भी रहते थे। दक्षिण में कोरागा, वेतर और मारवाड़। देखिए, अब मान लीजिए कि आपको 4 जनजातियों का नाम ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती थी, तो कोरागा, वेतर और मारवाड़ जो है ये दक्षिण भारत में पाई जाती थी। जबकि अन्य किसी का अगर नाम दे देगा तो वो दक्षिण भारत की नहीं है, ये आप याद रखेंगे। भील जनजाति भारत के किस वाले एरिया में रहती थी, तो पश्चिमी और मध्य भारत वाले एरिया में। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे वर्तमान समय में भीलों की सबसे बड़ी जनजाति कहां पाई जाती है, वर्तमान समय में आप हमें जरूर बताएंगे। तो प्रारंभ में जहां जनजाति खेती से अपना काम चलाते थे, वहीं थोड़े समय के बाद वे जमींदार बन चुके थे, है ना। थोड़े समय के बाद वो जमींदार बन चुके थे, क्योंकि भूमि पर उनका नियंत्रण होता था। और मान लीजिए किसी एक कुल का नियंत्रण, मान लीजिए एक कुल है और इसका नियंत्रण किसी बड़े भूभाग में हो गया, तो वो जमींदार बन जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति का वर्चस्व पाया जाता था, या ये गोंड जनजाति के लोग वहां पर रहते थे, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण नाम आता है बंजारा जनजाति का। बंजारा जनजाति से संबंधित कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो बंजारा जनजाति कैसे थे? व्यापारी थे और खाना बदोश की जिंदगी जीते थे। व्यापारी मतलब एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करते थे, और वो कभी एक जगह बस्ती बना के नहीं रहते थे, हमेशा घूमते रहते थे। उसी को खाना बदोश कहा जाता है। बंजारों का जो कारवां होता था, उनके कारवां को टांडा कहते थे। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, पीवाईक्यू उठा के आप देखेंगे आपको मिलेगा। बंजारा जनजाति के कारवां को क्या कहते थे? टांडा कहते थे। देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी साम्राज्य का था, इसका कार्यकाल आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बंजारों का इस्तेमाल करता था अपने अनाज वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए। जहांगीर अपने संस्मरण में बंजारों का उल्लेख करता है और लिखता है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है किसने अपने संस्मरण में यह लिखा है कि बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज को ले जाते थे, तो जहांगीर ने लिखा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सैन्य अभियान के दौरान ये बंजारे सेना के लिए खाद्यान्न का ढुलाई का भी काम करते थे, यानी सेना को अगर खाना की जरूरत है तो वो खाना लेके चलने का काम कौन करते थे? यही बंजारे करते थे। इन सभी चीजों को याद रखेंगे। किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा है। एक अंग्रेज व्यापारी था पीटर मुंडी, जो कि 17वीं सदी में आया था। इसने भी अपने संस्मरण में बंजारों का वर्णन किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, नाम देके याद रखेंगे। इन सभी तथ्यों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, समाज कैसे बदला, नई जातियां उसमें कैसे शामिल हुई, ये हम पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बदली, समाज की जरूरतें भी बदली, और जरूरत जब बदलता है तो नए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वर्तमान समय से जोड़ के देखिए, एक समय था, मान लीजिए कि 2000 से पहले का समय, वर्ष 2000 से पहले का समय। उस समय पे लोगों के लिए अगर कोई कंप्यूटर चलाना सीख लिया तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाती थी। लेकिन वर्तमान समय जो है 2025 का समय, इसमें वैल्यू किसका है? जो एआई से आधारित काम को ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है ना। तो समाज बदला 2000 से 2025 के बीच, समाज बदला तो जरूरतें भी बदल गई, है ना। जरूरत जब बदलेगा तो नए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और जब नए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो नई नई जातियों के रूप में उभर के सामने आए। जैसे वर्तमान समय में अगर कोई 10 लोगों का मान लीजिए कि एक समाज है, उसमें से 4 लोगों को एआई से संबंधित काम आता है, तो एआई वालों का एक अलग ग्रुप बनेगा। जाति का मतलब ग्रुप होता है, वो एक संकीर्ण रूप जो है
हमारे समाज ने ले लिया है जाति के अर्थ का, लेकिन इसे समझने के लिए आप ये समझे, 4 लोग अगर एआई से संबंधित काम करते हैं तो उनकी एआई से संबंधित जाति हो जाती है। 4 लोग अगर मान लीजिए कि टीचिंग का काम करते हैं तो उनकी जाति शिक्षक की हो जाती है। उसी तरीके से मान लीजिए कि कुछ नए हुनर वाले जाति आए सामने तो उनकी अपनी एक जाति बन गई, जिसमें से कौन-कौन शामिल हुए? मुख्य रूप से सुनार, जो सोना का काम करते थे, उनका हो गया सोना का काम करने वालों का सुनार जाति। जो लोहे से संबंधित काम करते थे, उनका लोहार जाति। जो बढ़ई का काम करते थे, उनका बढ़ई जाति। जो राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, उनका राजमिस्त्री का जाति, है ना? तो इस प्रकार से समाज में बहुत सारी छोटी-छोटी जातियां शामिल हुई और ये सभी अपने संगठन के आधार पर बनी हुई थी। इन सभी का अपना एक संगठन होता था, है ना? यहाँ एक तथ्य है, याद रखेंगे, उय्याकोंडन उदयार का अभिलेख कहाँ पाया गया है? आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये अभिलेख पाया गया है तमिलनाडु में, ठीक है? इसे याद रखेंगे। अब देखिए 11वीं और 12वीं सदी तक राजपूतों में भी बहुत सारे नई नई जातियां शामिल होती हैं। उनमें कौन प्रमुख थे? हून, चंदेल, चालुक्य, इन सभी शासक वर्ग जो है ये क्षत्रिय जाति में शामिल हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि क्षत्रिय जाति में वर्तमान में 40 से अधिक जातियां पहले शामिल हो चुकी, जो पहले क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है? तो वर्तमान समय में ऐसा दावा करना कि क्षत्रिय बिल्कुल ओरिजिनल है, इस बात पे थोड़ा कम तवज्जो दीजिएगा किसी की बातों को। और कोई ऐसा गर्वपूर्वक कह रहा हो तो उसे थोड़ा एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ाइएगा अच्छे से, ठीक है? तो क्या होता था कि जो ऐसे शासक वर्ग, मान लीजिए कि किसी जनजाति का कोई शासक है और वो बहुत शक्तिशाली हो गया, तो वो समाज में अपना मुख्य स्थान पाने के लिए क्या करता था? क्षत्रिय वर्ग में शामिल होने का ख्वाहिश रखता था। और ये काम करते कौन थे? ब्राह्मण करते थे। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना ज्यादा बना हुआ था कि वो हर किसी को समाज में एक अच्छा ओहदा दिला सकते थे और इसीलिए ब्राह्मणों का प्रभुत्व लगातार बना रहा हमारे समाज में, ठीक है? कुछ जनजातियां भी थी जिन्हें कि राजपूत कुल का मान लिया गया। और राजपूत कुल मानने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों को वो लोग भूमि वगैरह दान में देते थे, है ना? धीरे धीरे ब्राह्मण के समर्थन से कई जनजातियां जो हैं इस जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में होता है उल्टा। जहां इधर वाले एरिया में लोग राजपूत वर्ग में शामिल हो रहे थे, वहीं पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम का जो सीमा है वहां पर जनजाति जो है ये इस्लाम धर्म को कबूल कर रही थी, ठीक है? तो इसे याद रखते हुए चलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं गोंड जनजाति के बारे में। गोंड लोग गोंडवाना नामक प्रदेश में रहते थे, है ना? और ये कैसा कृषि करते थे? स्थानांतरीय कृषि। स्थानांतरीय कृषि आपको पता होगा क्या है, ठीक है? एक जगह पे कृषि किए, फिर वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाते थे खेती करने के लिए, उसी को स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं। अब प्रत्येक गोंड जनजाति जो है ये छोटे छोटे कुल में बटा हुआ होता था और प्रत्येक कुल का अपना एक राजा होता था जिसे राय कहा जाता था, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनजातियों के संदर्भ में राय शब्द किसे इंगित करता है, तो वो राजा को इंगित करता है और वो एक कुल से संबंधित होता था, ठीक है? कुल क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है। गोंड जनजाति का जिक्र किया जाता है अकबरनामा में। अकबरनामा की रचना कौन किए हैं? आपको बताया गया था, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है। तो अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, ऐसा बोला गया है। गढ़कटंगा एक साम्राज्य था गोंडों का और वहां पर 70,000 गांव थे, ऐसा बोला जा रहा है अकबरनामा में। अब जो राज्य है वो गढ़ में विभाजित होता था और हर गढ़ में किसी खास कुल का नियंत्रण होता था। कुल क्या है हम आपको बता चुके हैं। गढ़ में देखिए, अब ये याद रखेंगे इस डिवीजन को। राज्य, राज्य के नीचे गढ़, गढ़ के नीचे 84, गढ़ के नीचे क्या होता था? 84। और 84 क्या होता था? 84 गांवों की इकाई होती थी, 84 गांव शामिल होते थे, उसे 84 कहा जाता था। तो राज्य, राज्य के नीचे गढ़, गढ़ के नीचे 84 और 84 के नीचे होता था बरहोत। 84 के नीचे क्या होता था? बरहोत। बरहोत में 12 गांव होते थे। तो ये डिवीजन भी आपसे पूछा जा सकता है ना? बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। तो सबसे नीचे क्या है? बरहोत, जिसमें है 12 गांव। बरहोत से ऊपर क्या हो जाएगा? 84। 84 के ऊपर क्या हो जाएगा? गढ़। और गढ़ के ऊपर क्या हो जाएगा? राज्य। तो ये जो डिवीजन बताया जा रहा है इसे जरूर याद रखेंगे।
बड़ा राज्य जो उदय हुआ उसने गोंड समाज के चरित्र को बदला, क्योंकि बड़े राज्य के प्रभाव में आएंगे तो गोंड समाज भी धीरे धीरे बदलना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे सामाजिक वर्गों में ये विभाजित होने लगे, असमान सामाजिक वर्गों में। अब ब्राह्मण लोग जो थे ये गोंड राजाओं से भूमि अनुदान प्राप्त करते थे, इसीलिए इन्होंने गोंड को राजपूतों के रूप में मान्यता दे दी, जैसा कि मैं अभी आपको आपसे पीछे डिस्कस कर रहा था। तो गोंड जहां पहले जनजाति थी, अब अपने वर्चस्व के कारण वो राजपूत वर्ग में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके लिए इसका एक उदाहरण मिलता है। गढ़ कटंगा का एक राजा था, गोंड राजा, नाम था उसका अमन दास। इसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की? अमन दास ने यह उपाधि धारण की और यह गढ़ कटंगा का राजा था। और फिर इसका बेटा होता है अमन दास, यानी कि संग्राम शाह का बेटा होता है दलपत शाह। दलपत शाह ने महोबा के चंदेल राजपूत की राजा साला बहन की पुत्री से शादी किया और उसकी पुत्री का नाम क्या था? राजकुमारी दुर्गावती, है ना। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रानी दुर्गावती का शादी किससे हुआ था? तो दलपत शाह से। दलपत शाह किसका पुत्र था? संग्राम शाह का। संग्राम शाह का मूल नाम क्या था? अमन दास। ये कहां का राजा था? गढ़ कटंगा का राजा था, ये याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? तो सालबाहन की पुत्री थी, है ना। सालबाहन की पुत्री थी और सालबाहन जो है ये चंदेल राजा था। इन सभी तथ्यों को नोट करते हुए चलेंगे, यहां से क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है बहुत कम उम्र में। उसके बाद रानी दुर्गावती प्रशासन संभालती है। दलपत शाह और रानी दुर्गावती का पुत्र कौन होता है? वीर नारायण। वीर नारायण ये 5 साल की उम्र में इसे राजा बना देती है और रानी दुर्गावती इसके संरक्षिका के रूप में काम करने लगती है। रानी दुर्गावती के समय में राज्य का बहुत विस्तार होता है, लेकिन 1565 ईस्वी में आसिफ खान जो कि मुगल शासक अकबर का सेनापति था, इसने गढ़ कटंगा पे हमला कर दिया। रानी दुर्गावती बहुत बहादुरी से लड़ाई करती है लेकिन हार जाती है। लेकिन इनकी बहादुरी देखिए कि ये समर्पण नहीं करती है, लड़ाई करते हुए मर जाना बेहतर समझती है, वीर गति को प्राप्त होती है। लेकिन इन्होंने एक महिला होते हुए भी कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। फिर गढ़ कटंगा में उसका पुत्र होता है जो वीर नारायण, वो भी लड़ता हुआ मारा जाता है। गढ़ कटंगा पे मुगल कब्जा कर लेते हैं। हाथियों को यहाँ पर हाथी की बहुत उपलब्धता थी, तो क्या करते हैं कि हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में लूटते हैं, है ना। बेशकीमती सिक्के इन्हें प्राप्त होता है। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था और अकबर की नजर इस पे क्यों पड़ी? क्योंकि हाथियों और दूसरे राज्यों को निर्यात करके ये बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे। गढ़ कटंगा बहुत अमीर राज्य था, है ना। अब आप समझ रहे, जनजाति से उठ के राजपूत का दर्जा प्राप्त कर लेना, कितना इन्होंने अपना वर्चस्व बनाया होगा इस एरिया में। उसके कारण से मुगल साम्राज्य का नजर पड़ता है इस पे और रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया जाता है, उसके पुत्र को भी मार दिया जाता है। फिर मुगल शासक जो है या मुगल साम्राज्य जो है वो गढ़ कटंगा राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेता है और शेष राज्य जो है ये वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रानी दुर्गावती को पराजित करने के बाद गढ़ कटंगा का राज्य किसे सौंप दिया गया, तो चंदर शाह को सौंप दिया गया, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अहोम के बारे में। अहोम जो कि असम वाले एरिया में इनका साम्राज्य होता है। म्यांमार से आके 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में ये अपना साम्राज्य को स्थापित करते हैं। किसे प्रतिस्थापित करते हैं, किसे हटा करके अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं? तो भुइयां जनजाति को। भुइयां जनजाति को ये हटाते हैं अहोम से और अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। कौन? अहोम। 13वीं सदी में, याद रखेंगे। 16वीं सदी के दौरान इन्होंने 2 और राज्यों को अहोम साम्राज्य में मिला लिया। कौन सा था वो? चूटिया लोगों का साम्राज्य और कोच हाजो लोगों का साम्राज्य। चूटिया का साम्राज्य 1523 में मिलाया गया और कोच हाजो का साम्राज्य 1581 ईस्वी में अहोम साम्राज्य में मिला लिया गया। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को टफ करना हो या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अहोम लोग जो हैं ये मुगल सेनापति को भी हराते हैं, अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन 1530 के दशक तक आते आते
अहोम इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि वो अपने लिए आग्नेय अस्त्र बना चुके थे। 1660 तक ये बारूद और तोप का भी निर्माण कर चुके थे। इतनी उन्नत साम्राज्य हो चुकी थी अहोमों की, है ना। तो अहोम के बारे में जो फैक्ट यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जा रहा है, इसे जरूर याद रखेंगे। 1662 ईस्वी का समय होता है और इसमें मुगल सेनापति मीर जुमला इसके नेतृत्व में अहोम राज्य पे हमला कर दिया जाता है। अहोम राज्य अंततः पराजित होता है और फिर मुगल इस पे कब्जा कर लेते हैं। हालांकि मुगल बहुत ज्यादा समय तक इन पे कब्जा नहीं बनाए रख पाते हैं। इस संदर्भ में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है लचित बरफुकन का नाम। लचित बरफुकन कंटिन्यू न्यूज में रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में लचित बरफुकन का जिक्र किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में, इनके बारे में जो फैक्ट है हमें जरूर याद रखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सराय घाट का युद्ध। सराय घाट का युद्ध कब लड़ा गया था? 1671 ईस्वी में लड़ा गया था, लचित बरफुकन और औरंगजेब की सेना के बीच। औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम सिंह, जो कि अंबर का शासक था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सराय घाट का युद्ध कब हुआ है? 1671 में। अहोमों का नेतृत्व किया लचित बरफुकन ने और मुगलों का नेतृत्व किया राम सिंह ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये युद्ध कहां लड़ा गया था? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तो अहोमों से संबंधित जो भी फैक्ट यहां पर बताया जा रहा है, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और नोट करते हुए चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि जितना टफ क्वेश्चन हो सके आपसे पूछा जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी एस्पिरेंट इस सेशन को देख रहे हैं वो अच्छे से इसे बना पाएंगे, अच्छे से इसे कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए अहोम राज्य की कुछ विशेषताओं पर बात करते हैं। अहोम राज्य जो है ये बेगार पर निर्भर था। बेगार पर निर्भर होने का क्या मतलब है? ऐसे श्रमिक जिसे कोई वेतन नहीं दिया जाता था, है ना। इन्हें पाइक कहते थे। ऐसे मजदूर जो अहोम राज्य के लिए काम करते थे लेकिन उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, उन्हें पाइक कहते थे। अब इसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की? अपने साम्राज्य में सेंसस किया, जनगणना किया। जनगणना करने के बाद प्रत्येक गांव में लोगों की संख्या को पता किया गया और प्रत्येक गांव का एक बारी बांट दिया जाता था कि जब आपकी बारी आएगी आप निश्चित संख्या में पाइक को भेजिएगा राज्य की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने नियम बनाया था अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था चरमराती है और वो टूट जाती है और बाद में अहोम साम्राज्य के पतन के पीछे यही एक महत्वपूर्ण रीजन बनता है कि उन्होंने कोई नई व्यवस्था नहीं बनाने का प्रयास किया। ठीक है, अहोम समाज जो है ये कुल में विभाजित होता था और इनके कुल को क्या कहते थे? खेल। तो अगर आपसे पूछे कि अहोम साम्राज्य से संबंधित शब्द खेल किस चीज को दर्शाता है, तो वो कुल को दर्शाता है। जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर दस्तकारों की जातियां बहुत कम थी। एक खेल के गांव में कई गांव होते थे। एक खेल के गांव में एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे, यानी कि एक कुल के नियंत्रण में बहुत सारे गांव होते थे। और वहां जो किसान होता था, अहोम साम्राज्य में जो किसान होता था, उसे ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। और ग्राम समुदाय जब तक अपनी अनुशंसा, जब तक अपना सिफारिश नहीं देगा, तब तक राजा भी इसे वापस नहीं ले सकता था। यह विशेषता थी। तो आप समझ सकते हैं ग्राम समुदाय का कितना महत्व था अहोम साम्राज्य में। ठीक है, फिर यहां पर जनजातीय व्यवस्था थी, लेकिन 17वीं सदी में ब्राह्मणों का प्रभाव यहां पर बढ़ने लगता है, जिसके कारण से अहोम साम्राज्य जो है ये मंदिर और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए फिर से ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व यहाँ पे कायम कर लिया, है ना। क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि अभी के समय में कोई एक आम स्टूडेंट है, ठीक है, वो गरीब है अमीर है वो छोड़िए, एक स्टूडेंट है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एग्जाम की तैयारी करते हुए मान लीजिए कि वो डीएसपी बन जाता है। डीएसपी बनने के बाद ये अमीर हो गया, अब इसका रुतबा डीएसपी वाला है। डीएसपी वाला बाद में है, पहले रुतबा क्या है? अमीर है। अब अमीर बनने के बाद ये समाज का जो एलीट क्लास है उसमें शामिल होने का प्रयास करता है। ठीक है, ब्राह्मणत्व जो है ये हर आदमी के अंदर है। ब्राह्मण धर्म जो 4 वर्गों में बटा हुआ है ये हर आदमी के अंदर है। ये बोलने वाली बात है कि कोई ब्राह्मण का विरोध कर रहा है, लेकिन हर आदमी के अंदर ब्राह्मणत्व है। जो पहले लोअर क्लास में था, अगर वो अमीर हो गया तो फिर वो अपर क्लास में शामिल होने का बात सोचने लगता है। तो यही तो है ब्राह्मणत्व।
ब्राह्मणत्व किसी जाति से संबंधित नहीं है, वो हर आदमी के माइंड में बसा हुआ है। ठीक है, वही काम होता है अहोमों के साथ। अहोम जब अमीर होते हैं, अहोम का वर्चस्व कायम होता है, तो ये ब्राह्मणों के संपर्क में आके उन्हें भूमि अनुदान दे के अपने आप को समाज के अपर क्लास में शामिल करने का प्रयास करने लगते हैं। धीरे धीरे वहां से जनजातीय धर्म जो है वो विलुप्त होने लगता है और हिंदू धर्म जो है ये अहोम का प्रधान धर्म बन जाता है। कब? 17वीं शताब्दी में। लेकिन एक विशेषता ये थी कि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को भले ही अपना लिया हो, लेकिन अपनी पारंपरिक आस्था, जो उनकी जनजातीय परंपराएं थी, उनको उन्होंने पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अहोम समाज में कवि और विद्वानों को भी भूमि अनुदान में दी जाती थी। ठीक है, संस्कृत की जो महत्वपूर्ण कृतियां थी उनका अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जाता था। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक कृति देखते हैं जिसका नाम है बुरंजी। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति थी और इसका अनुवाद पहले अहोम भाषा में किया गया और फिर असमिया भाषा में इसे लिखा गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न जनजातियां उठती हैं, विभिन्न जनजातियां अपना वर्चस्व कायम करती हैं। वर्चस्व कायम करने के बाद इन सभी में भूख जागता है क्या? समाज के ऊपरी स्तर पे पहुंचने का। समाज के ऊपरी स्तर पे पहुंचने का। इस संदर्भ में बहुत सारी जनजातियां हैं जो राजपूत वर्ग में शामिल हो जाती हैं। बहुत सारी जनजातियां हैं जो अपनी परंपराएं छोड़ के ब्राह्मणों के संपर्क में आके हिंदू धर्म को अपना लेती हैं। ठीक है, तो जनजातियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आपको बताया गया, हर एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी वो आप तक पहुंचाई गई है। और डिटेल में हम बात करेंगे जब अपने अगले क्लासेस के चैप्टर्स को हम देखेंगे। यहाँ जो भी फैक्ट आपको बताया गया है आप उसे जरूर याद रखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है जिसे मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, हम उस पर बात कर लेते हैं। इसे पहले मिटा देते हैं ताकि आपको भी आसानी हो समझने में और देखने में। देखिए, जितना मैंने आपको बताया है वहां से तो एक क्वेश्चन यहीं पे आ गया। एग्जाम में मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ के जाइए तो आपको कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में 80% क्वेश्चन आपका लेकिन एनसीईआरटी से ही रहेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके आपको जाना है। एक तरफ दिया हुआ है कुछ शब्द, एक तरफ दिया हुआ है उसका संबंध, आपको मिलाना है कौन सा किससे संबंधित है। देखिए, रानी दुर्गावती, इसे गढ़कटंगा से मिलाएंगे क्योंकि गढ़कटंगा के राजा दलपत शाह से इनकी शादी होती है। दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। दलपत शाह और दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या होता है? वीर नारायण। वीर नारायण को हराने के बाद इसका साम्राज्य किसे सौंप दिया जाता है? चंदर शाह को। और दुर्गावती का जो पति है दलपत शाह किसका बेटा था? संग्राम शाह का। और संग्राम शाह का मूल नाम क्या आपको बताया गया था? याद रखेंगे उसे, अमन दास। ठीक है, फिर है शिव सिंह। शिव सिंह एक नाम है, इनके बारे में भी आपको बताया गया, ये अहोम साम्राज्य से संबंधित थे। कुल, कुल क्या होता है? तो कुल जो है ये आपका संबंधित हो जाएगा खेल से। अहोमों के एक कुल को क्या कहा जाता था? खेल। ठीक है, और देखते हैं टांडा। टांडा किनसे संबंधित है? टांडा जो है कारवां को बोला जाता था। किसके? बंजारों के कारवां को। श्रमिक जो थे, श्रमिक बेगार के रूप में जो काम करते थे, ये हो जाएंगे पाइक से संबंधित। अहोम साम्राज्य में हमने इसे पढ़ा। और गढ़ जो है ये गढ़ के नीचे आता था 84, है ना, यानी कि राज्य के नीचे गढ़ और एक गढ़ में होते थे 84 गांव। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखेंगे। अगले क्लास में या अगले सेशन में हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इन दोनों से संबंधित एमसीक्यू को देखने वाले हैं। यहां कुछ सही और गलत चुनना है, इसे भी देख लीजिए क्योंकि यहां से भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, तो बिल्कुल हमने पढ़ा मौखिक परंपराएं थी, इनके पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। अगला जो न्यूज है, उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। ये तो गलत हो जाएगा ना। उत्तर पश्चिम भाग में जो जनजातियां थी उन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो है कथन, गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, तो बिल्कुल 84 गांव होते थे एक में, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट जो है भील उप महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो भील जो है ये उत्तर पूर्वी भाग में नहीं रहते थे, ये मध्य भारत में रहते थे, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा।
इस तरीके से जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको बता दिया गया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने उसे डिस्कस कर लिया है। रिवाइज करते रहेंगे। अगर आप क्लास देखने बैठ रहे हैं, एक पेपर पेन लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।